नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, हम इस टॉपिक अपनी कक्षा में पॉलिटी की क्लास को लेकर बात कर रहे हैं, पॉलिटी की कक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। और अब से पहले हमने अपने पॉलिटी के कुछ टॉपिकों पे बात की, जैसे नागरिकता को देखा, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर हमने बात की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद हमने नेक्स्ट प्रस्तावना की बात की। ठीक है, तो अब इसी चीज़ों को हम कंटिन्यू ले में कर रहे हैं। और आज के टॉपिक से जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो टॉपिक है मेरा कौन सा होने जा रहा है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लेकर हम बात करने वाले हैं आज। मौलिक अधिकार या इसे क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो जब हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, हमें ये जान लेना चाहिए कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, और दूसरा हमने समझना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो जो दो चीज़ों पे हम सबसे पहले फोकस करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लें कि जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत शामिल है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल कौन सा है, 12 से 35 तक। ठीक है, तो अब ये क्या है मौलिक अधिकार, तो एक बार मैं इसको डिफाइन कर लूँ परिभाषा के रूप में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास में सहायक हूं एवं जिन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्ति के वे अधिकार, ठीक है, जो नैतिक एवं विकास में क्या है, सहायक है। ठीक है, और साथ ही क्या है, इन्हें संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। तो क्या है मौलिक अधिकार। तो हमने डेफिनेशन को देखा कि व्हाट इज मीन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब सेकंड टाइम हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो मौलिक अधिकार है प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई। क्या भारतीय संविधान में ये स्टार्टिंग से ही इसकी देन रही, कहाँ से आई चीजें, तो उनको हम देख लें एक बार। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, और दूसरा हमें ये भी पता चल जाएगा कि मौलिक अधिकारों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 1215। ठीक है, 1215 में क्या हुआ, ब्रिटेन से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ब्रिटेन से। ठीक है, अब ब्रिटेन में क्या हुआ, यहाँ के जो सम्राट थे, और सम्राट कौन थे, जॉन, सम्राट जॉन द्वारा, ठीक है, पहली बार क्या हुआ, एक लिखित दस्तावेज, अधिकारों का एक लिखित दस्तावेज तैयार किया गया। ठीक है, और इस लिखित दस्तावेज को क्या बोला गया, अधिकार पत्र, अधिकार पत्र, या इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहली बार मौलिक अधिकार हमें दिखाई दे रहे हैं वो किसके रूप में दिखाई दे रहे हैं, अधिकार पत्र के रूप में या मैग्ना कार्टा के रूप में। ठीक है, और जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है, 1215 में ब्रिटेन से। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आए कि पहली बार लिखित अधिकारों की जो पहली बार चर्चा दिखाई देती है हमें, तो कहाँ दिखाई दे रही है, ब्रिटेन के संविधान में, और कब की बात है, ये 1215 की। ठीक है, सबसे पहले यही जुड़े थे और ये लिखित दस्तावेज के रूप में यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर सेकंड टाइम प्रयास किया फ्रांस के संविधान ने, बहुत एक लंबे संघर्ष के बाद फ्रांस में 1789 फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के बाद, एक क्रांति के बाद क्या हुआ, फ्रांस की जनता को मौलिक अधिकार दिए गए। फ्रांस की जनता को मौलिक अधिकार दिए गए कब, 1789 में। ठीक है, लेकिन जब यहाँ के राजा, जिसका नाम था लुई 14वां, तो लुई 14वां ने जब जनता के अधिकारों का हनन किया तो क्या हुआ, जनता के द्वारा उसको फांसी चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो सेकंड टाइम ये बना।
इसके बाद हम बात करें अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका का जब संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं थी उसमें भी, लेकिन क्या हुआ फिर 1791 में संशोधन किया गया और संशोधन के आधार पर वहां पे अधिकार पत्र जोड़े गए या मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हमने देखा विश्व में किस प्रकार से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी मौलिक अधिकारों को लेकर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो भारत में मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, तो इसका भी जो स्रोत है वो कहाँ से लिया जा रहा है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक अधिकारों का जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है, तो स्रोत पे हम बात कर ली कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्यों लिया गया, क्योंकि सबसे प्राचीन लिखित संविधान अमेरिका का ही है, तो यही कारण है अमेरिका के संविधान से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, चले, तो हमने देखा कि कहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और किस प्रकार से ये अंतिम रूप लागू हुआ। ठीक है, चले अब कुछ बेसिक चीजों को जान ले हम मौलिक अधिकारों को जानने से पहले, कि जो मौलिक अधिकार है ये किस किस अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो मौलिक अधिकार है हम कह सकते हैं कि इनका जो स्वरूप है, पहला पॉइंट क्या आएगा, इनका स्वरूप। क्वेश्चन यदि आ जाए कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है, तो इनका स्वरूप नकारात्मक है, नकारात्मक स्वरूप है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या है, नकारात्मक से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो नकारात्मक का मतलब यहाँ पे बैड मीन्स नहीं है, जैसे देखा होगा हमने नकारात्मक को हम किस में लेते हैं, कि नेगेटिव सेंस में लेते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव का मतलब एक तो होता है बुरा। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा पूछे कि भाई तेरा रिजल्ट कैसा है, तो क्या करेगा, नेगेटिव रिजल्ट आ गया, नकारात्मक आ गया, तो क्या एक बुरा इफेक्ट पड़ रहा है उसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो नकारात्मक स्वरूप है ये क्या है, एक बैड सेंस की बात नहीं करता। ठीक है, एक बैड सेंस की बात नहीं करता, ये क्या करता है, एक प्रकार से जो हमने ये राज्य को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, रोकता है कि राज्य को निर्देश प्रदान करता है कि राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य को रोकने की बात करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनका स्वरूप कैसा है, नकारात्मक है। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। कैसे हैं ये, वाद योग्य हैं, या इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है। ठीक है, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो यहाँ पे सुप्रीम, इनको संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा है आर्टिकल 26 के तहत यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो पहला हमने देखा क्या, मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा, नकारात्मक है। सेकंड देखा मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य है या परिवर्तनीय, अर्थात इनको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम पहुंचे, तो यहाँ पे क्या है, कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान है, नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, क्या है, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुछ डिफाइन किया गया, भारत में बात करूं यहाँ पे केवल भारतीय नागरिक। ठीक है, तो भारत में क्या है, दो प्रकार के व्यक्ति शामिल हैं। ठीक है, एक तो गैर नागरिक है, दूसरे कैसे हैं, भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, दोनों को यहाँ पे अनुमति प्रदान है। ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ मौलिक अधिकार केवल किसके लिए डिफाइन किए गए हैं, किसको दिए गए हैं, केवल भारतीय नागरिकों को। जैसे कौन से अधिकार हैं, तो कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 ये क्या है, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो देखा हमने तीन चीजों को, स्वरूप नकारात्मक है, मौलिक अधिकार वाद योग्य या परिवर्तनीय है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर इनको लागू कराया जा सकता है। जैसे मैंने प्रस्तावना जब तुम्हें पढ़ाया था, तो प्रस्तावना में एक शब्द बोला था मैंने कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है, इनफोर्सेबल है। इनफोर्सेबल का मतलब ये है कि प्रस्तावना के अंदर जो भी उसके उद्देश्य है, इनको लागू कराने के लिए हम किसी को, जब राज्य को हम बाध्य नहीं कर सकते, जबकि इनको लागू कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये शायद पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चले, अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों की जो चर्चा है संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल 35 तक।
कहां से चर्चा है? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम एक एक आर्टिकल को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है। या हम बात कर लें कि जब मूल संविधान की मैं बात करूं, मूल संविधान, ठीक है। और मूल संविधान क्या है? ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 का जो संविधान था वह क्या है? मूल संविधान, ठीक है। और मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे, संख्या कितनी थी? 7। कितनी संख्या थी? 7। लेकिन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1978 में, ठीक है। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो मौलिक अधिकार था, और क्या नाम था इसका? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अब इस अधिकार को, इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को, इसको परिवर्तित किया गया, ठीक है। और परिवर्तित करके इसको क्या बना दिया, संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक या विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, ठीक है। विधिक अधिकार का मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सके, ठीक है, हो गया। अब ये क्वेश्चन भी बनना लाजमी है, क्वेश्चन बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के तहत शामिल था? तो ये कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31, और एक आर्टिकल था 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ के अंतर्गत शामिल था ये, ठीक है। तो 2 आर्टिकल थे इसके लिए, एक 31 हो गया, दूसरा 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ में था ये, ठीक है। लेकिन इन दोनों आर्टिकल को समाप्त, मतलब यहाँ से इसको रिप्लेस करके इसे कहाँ पे ले जाया गया? तो संविधान के भाग 12, ठीक है, एवं आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो अब आर्टिकल 12 और 300A में क्या है? संपत्ति का अधिकार है, और वो कैसा अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार, या हम कह सकते हैं एक विधिक अधिकार, ठीक है। अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों के। लेकिन साथ ही साथ एक चीजों को यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसा मैंने बताया संवैधानिक अधिकार भी है, और दूसरा क्या है? एक विधिक अधिकार भी है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और वहां पे क्या हो, एक ऑप्शन में पड़ा हो तुम्हारा संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन पड़ा हो तुम्हारा बी, एक विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, सी में पड़ा जाए एक मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। और डी में यहाँ पे क्या दे दे आपको? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी तो आंसर नहीं आने वाला, बट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? इसमें से अब हमें जो फर्स्ट वरीयता क्रम में रखना पड़ेगा, वो किसे रखना पड़ेगा? संवैधानिक अधिकार को, ठीक है। लेकिन ये संवैधानिक अधिकार नहीं आता, तो सेकंड वरीयता में किसे रखना पड़ेगा? हमें एक विधिक अधिकार को, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों के, ठीक है। तो अब वर्तमान की मैं बात करूं, तो वर्तमान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी बची? 6, ठीक है। अब ये 6 मौलिक अधिकार हमारे कौन से हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ से हम। 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो जैसे पहला मैं अधिकार की बात करूं, तो पहला जो अधिकार है वो क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, या इसको हम कह सकते हैं राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार या राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। दूसरी की अधिकार की बात करूं तो नेक्स्ट कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद 5वां अधिकार है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और सबसे अंत में है 6ठा संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब इसके लिए जब आर्टिकल की बात करेंगे तो यहां से मैंने बताया 12 से लेकर कितना है 35 तक है, ठीक है। लेकिन जो 6 मौलिक अधिकार है इसकी जो शुरुआत होती है कहां से होगी, आर्टिकल 14 से, ठीक है। इसमें हम 5 पढ़ेंगे, 14, 15, 16, 17 और इसके बाद 18 हो गया, ठीक है। इसमें हमें कितने पढ़ने हैं, इसमें हम 4 पढ़ेंगे, 19, 20, 21, 21 के बाद 22 और इसमें हमें कितने पढ़ने, 2, एक 23 और दूसरा कौन सा 24। इसमें हमें कितने पढ़ने, 4, 25, 26, 27 और देन 28 हो गया। इसमें हमें कितने पढ़ने, 2, एक 29, एक 30 और इसमें हम कितना पढ़ेंगे, 25, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ से आर्टिकल 31 कहाँ पे चला गया, तो हमने बताया कि 31 को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। और यदि किसी बच्चे को याद करने की ट्रिक लगानी है तो लगा सकता है, ठीक है। अभी क्या करें, पहले यहाँ पे स्वतंत्रता लिख लो, सेकंड वाले में भी स्वतंत्रता लिख लो, ठीक है। और यदि सभी स्वतंत्र होंगे तो क्या हो जाएंगे, सभी समान हो जाएंगे, और सभी समान हो जाएंगे तो किसी का शोषण नहीं होगा, और शोषण नहीं होगा तो सभी को शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी तो क्या हो जाएगा, सभी का उपचार हो जाएगा। दोबारा से सुनेंगे एक बार, याद करने के लिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करें, 2 को याद करें और 2 के बाद 4 को याद करें। 4 में क्या है, 2 में क्या है, स्वतंत्रता, और 4 में भी क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है। तो मैंने बताया कि यदि सभी स्वतंत्र हैं तो क्या है, सभी समान हो जाएंगे, ठीक है। और सभी समान हुए तो क्या, किसी का शोषण नहीं होगा, और शोषण नहीं होगा तो क्या होगा, सभी को शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी तो क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉजिक के साथ इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, तो देखो यहाँ से, जैसे क्या है, समानता का अधिकार। क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा आर्टिकल समानता के अंतर्गत शामिल नहीं है, विच आर्टिकल अंडर इन राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल शामिल नहीं होगा, तो एक 14 दे देगा, इसके बाद 3 ऑप्शन यहाँ से उठा लेगा और एक ऑप्शन यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलें, तो अभी क्या करें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इन चीजों को नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को बैक कर लेना और बैक करके इन चीजों को नोट कर लेना, ठीक है। चलें, तो अब हम देख लें यहाँ से एक एक आर्टिकल को लेकर बात करते हैं। यहाँ से जैसे पहला हो गया आर्टिकल 12 हो गया, आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, ठीक है। तो उन चीजों को लेकर हम बात करेंगे। चलो आगे, पहला हो गया हमारा, तो मैंने बताया यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है 14 से स्टार्ट हो रहे हैं और अंत कहाँ पे हो रहा है उनका, 32 पर, आर्टिकल 32 पर अंत हो रहा है। लेकिन अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के कि सर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है हमारे, ठीक है। तो फिर ये जो आर्टिकल बचा हुआ है ये मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं शामिल किया आपने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 12 है, 12 के बाद आर्टिकल 13 है, इसके बाद 33 है, 33 के बाद 34 और 34 के बाद 35 आर्टिकल, ठीक है। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है हमारे, बट क्या है, मौलिक अधिकारों के तहत ये दिए गए अधिकार हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इनको मौलिक अधिकारों में हम शामिल नहीं करते क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के तहत शामिल अधिकार हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 क्या डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 12 को लेकर बात की हमने, तो आर्टिकल 12 को जाना किस रूप में, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा की बात करता है, या डेफिनेशन ऑफ स्टेट को लेकर यह बात करता है, ठीक है। लेकिन हमें पता समझना पड़ेगा कि जो राज्य शब्द है ये क्या है, व्हाट इज मीन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, ठीक है। कि क्या है आर्टिकल 12 का राज्य, ठीक है। अब इसमें राज्य क्या माना गया, तो सबसे पहले जो इसमें शामिल है वो क्या है, संघ की सरकार, संघ की सरकार एवं संसद, एवं संसद, ठीक है। तो पहला क्या है, संघ की सरकार, और दूसरा क्या है, संघ की संसद या देश की संसद, तो क्या है, ये भी राज्य है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है। तो ये भी क्या है, राज्य है, क्या बताया, राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, ये भी क्या है, आर्टिकल 12 के तहत क्या है, राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट जब हम पहुंचे तो हमने क्या देखा, सभी स्थानीय निकाय
स्थानीय प्राधिकारी ऐसा कह सकते हैं, स्थानीय प्राधिकारी या इसको प्राधिकारी ही समझ लो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसमें शामिल किए गए हैं, आर्टिकल 12 के तहत राज्य इनको माना गया है, ठीक है। अब चलिए जैसे क्या है, संघ की सरकार, संघ की सरकार में कौन कौन शामिल है, जैसे प्रधानमंत्री भी शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है, संसद की बात करो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल है, ठीक है। इसके बाद राज्य की सरकार में सभी प्राधिकारी शामिल है, जैसे राज्यपाल शामिल है, राज्य के विधानमंडल में विधानसभा भी शामिल है, विधान परिषद भी शामिल है। इसके बाद सभी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य क्या है, जैसे नगर निगम हो गया, जिला परिषद हो गया, इसके बाद नगर पंचायत हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गया। तो कहने का मतलब ये सभी प्राधिकारी क्या है, किसके अंतर्गत शामिल आ रहे हैं, आर्टिकल 12 के तहत राज्य। और नेक्स्ट क्या है, अन्य प्राधिकारी, ठीक है, एक्सेट्रा अथॉरिटी, ठीक है। तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल है क्या है, तो यहाँ पे दो चीजों को हमें समझना है। यहाँ पे अन्य प्राधिकारी में क्या शामिल होगा, वे सभी व्यक्ति या संस्थाएं, क्या बोला मैंने, वे सभी व्यक्ति या संस्थाएं, सभी व्यक्ति या संस्थाएं जो सरकार की शक्ति, जो सरकार की शक्ति, ठीक है, विधि, नियम, उपनियम, ठीक है, आदि का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या है, विधि का मतलब कानून, नियम, उपनियम आदि बना सकते हैं। तो इन सबको क्या माना गया है, आर्टिकल 12 के तहत क्या है, ये सभी राज्य के अकॉर्डिंग शामिल आएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यहाँ पे सभी मैंने बताया सरकार की संपत्ति का उपयोग करने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं मान सकता हूँ यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं और जो गवर्नमेंट व्यक्ति हैं वो सब किस में शामिल है, आर्टिकल 12 के राज्य में शामिल है। तो देखा हमने, ये चीजें हो गया, हमारा क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 12 को भी देख लिया हमने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मैं बताने वाला था यहाँ पे, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि LIC, ठीक है, LIC को लेकर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया हम लोगों ने कि जो LIC है कि आर्टिकल 12 में राज्य है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अन्य प्राधिकारी, अन्य का मतलब ये सभी व्यक्ति जो सरकार की शक्ति का उपयोग नियम विनियम आदि बना सकते हैं, तो राज्य में आएंगे। और हमें पता है कि LIC भी क्या करती है, नियम या उपनियम बनाने का कार्य करती है, ठीक है। HDFC क्या शामिल होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ठीक है। तो देखना पड़, यहाँ पे चीजों को देखना है कि जो सरकारी है वो लगभग इसके अंतर्गत शामिल है, लगभग, सभी नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट है वो इसमें शामिल नहीं होंगे आर्टिकल 12 के राज्य में, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 30 में क्या लिखा हुआ है, तो उसको भी हम देख लें, क्या कहता है आर्टिकल 30। अपने आप में काम का भी है आर्टिकल 13, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे UPSI का आपका एग्जाम होने वाला, तो शायद क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस भी हैं, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल 13 की बात करें, तो आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 क्या डिफाइन करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता जिससे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि राज्य को, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्देश के रूप में निर्देश दिया जा रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जिससे क्या हो, मौलिक अधिकार प्रभावित होते हों। और प्रभावित का मतलब है जिससे अल्प होते हों या प्रतिबंधित होते हों, ठीक है। तो कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, कौन, राज्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ बताया गया है कि यदि राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण कर देता है, कोई ऐसी विधि बना देता है, तो क्या होगा, उस विधि को वहां तक समाप्त किया जा सकता है जहां तक वह मौलिक अधिकारों को प्रभावित या प्रतिबंधित करती है,
ठीक है, दोबारा से सुनेंगे। मैंने क्या बताया, विधि का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन यदि राज्य विधि का निर्माण कर देता है, ऐसी कोई विधि बना देता है, तो इस विधि को कहाँ तक समाप्त कर दिया जाएगा, उस हद तक समाप्त कर दिया जाएगा जहां तक उसने मौलिक अधिकारों को प्रभावित या प्रतिबंधित किया है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया यहाँ से आपका। ठीक है, लेकिन बच्चों हम साथ ही साथ यहाँ पे जान लें, अब इस आर्टिकल 13 को लेकर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न आए। ठीक है, कुछ प्रश्न आए, यहाँ से कुछ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि क्या जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, क्या इसके तहत मतलब विधि के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, क्या इसमें कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको लेके हम बात करेंगे, और इसमें शब्द क्या है, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता को लेकर, मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता को लेकर कि क्या विधि द्वारा मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। और जो पहला तो यहाँ से देखेंगे हम डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, ये कौन से केस में आया था, तो जो पहला केस है वो क्या है, शंकरी प्रसाद केस। और यहाँ से जो कंटेंट ये शुरुआत होने वाली है यूपीएसआई के कंटेंट के। ठीक है, तो यूपीएसआई के लिए मस्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो क्या है, शंकरी प्रसाद केस। पहला क्या है, शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, और ये कब आया था, 1951 में, 1951 में। क्या बता रहा था मैं कि क्या मौलिक अधिकारों में विधि द्वारा कोई परिवर्तन किया जा सकता है, क्या संशोधन किया जा सकता है, तो उसकी संशोधनीयता को लेकर ये पहला केस है, शंकरी प्रसाद केस 1951। ठीक है, तो अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तन किया जा सकता है, तो हो गया ये यस कहा इसमें। अब इसके बाद सेकंड केस आया। सेकंड केस कौन सा है, सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस, और सज्जन सिंह केस कब आया था, ये 1965। 1965, तो ये लगभग सेम ही है। इसमें भी कहा कि यस, विधि द्वारा परिवर्तन किया जाएगा, यस। ठीक है, अब इसके बाद का जो तीसरा केस है वो कौन सा है, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, और इसको लेके क्वेश्चन बन सकता है। गोलकनाथ केस कब आया, 1967। ठीक है, पंजाब राज्य से संबंधित है गोलकनाथ केस। ठीक है, अब इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले डिसीजन को बदल दिया। ठीक है, क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 137 है ये क्या करता है, संविधान को सुप्रीम कोर्ट को एक राइट प्रदान करता है, एक अधिकार प्रदान करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को या निर्णय को बदल सकता है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन दोनों डिसीजन को बदलते हुए क्या बोला, नो, कि जो मौलिक अधिकार है उसमें विधि द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में बोला गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, विधि द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो कौन से केस में बोला, गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसकी गोलकनाथ की वरीयता को लेकर यहाँ पे क्या हुआ, 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, 1971। ठीक है, अब इस संशोधन द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल 368 और 13 में परिवर्तन किया गया, और यह क्या बोला गया इस संशोधन में भी कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। ठीक है, क्या बोला, यस, मौलिक अधिकार क्या है, संशोधनीय है, संशोधनीय। ठीक है, इस संशोधन में किस केस, कौन से वाले में, 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, अब इसी को चुनौती देते हुए क्या हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो कौन सा है, केशवानंद भारती केस। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस की जब मैं बात करूं तो कब की बात है, 1973 में केस आया था। अपने आप में काम का है, क्योंकि इससे संबंधित हमने प्रस्तावना को भी देखा था। प्रस्तावना में क्या बोला इस केस ने, तो ये अपने आप में काम का है। ठीक है, तो इस केस का जो डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की पीठ ने दिया था। कितने जजों की पीठ ने, 13 जजों की पीठ ने। ठीक है, और जिसमें जो मुख्य जज थे वो कौन थे, कौन थे, सीकरी की पीठ थी। और अब तक की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है किसको, केशवानंद भारती वाले केस को लेकर 13 जज यहाँ पे बैठे थे। ठीक है, अब इस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, यस,
इसमें कहा कि यस, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जाएगा, विधि द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिद्धांत लागू कर दिया, और सिद्धांत कौन था? मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत। तो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया यहाँ पे, और इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए काम का बन गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस सुप्रीम कोर्ट के किस डिसीजन में दिया गया था? तो केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत क्या बोला गया कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, संशोधन किया जा सकता है, विधि द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हो गया ये, हमने देखा यहाँ पे मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद नेक्स्ट केस आता है यहाँ पे 1980, और 1980 का जो केस था इसका नाम क्या था? 1980 मिनर्वा मिल्स केस। कौन सा केस है? मिनर्वा मिल्स केस। कब की बात है ये? 1980, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले डिसीजन को स्वतंत्र रखा और कहा कि यस, मौलिक अधिकार संशोधनीय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया? मूल ढांचे को परिभाषित कर दिया। मूल ढांचे को परिभाषित कर दिया, ठीक है। परिभाषित का मतलब ये है कि यहाँ पे बता दिया कि मूल ढांचे के अंतर्गत प्रेजेंट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ठीक है। तो वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में 25 शब्द ऐसे हैं जो लगभग किसके अंतर्गत शामिल है? मूल ढांचे के अंतर्गत। जैसे क्या हो गया? संप्रभुता हो गया, अखंडता, एकता हो गई है। तो इस प्रकार से 25 शब्द वर्तमान में क्या है? मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल हैं, जो मिनर्वा मिल्स केस में डिफाइन किए गए थे, ठीक है। अब इसके बाद कोई शब्द मूल ढांचा बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये कार्य किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी शब्द को क्या बना सकते हैं? मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के केस को देखा हमने, क्वेश्चन आ सकता है पूरा। इसमें गोरखनाथ काम का है, दूसरा केशवानंद भारती केस भी काम का है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्तमान की स्थिति क्या है मौलिक अधिकारों को लेकर। अब वर्तमान स्थिति क्या है? तो जब वर्तमान स्थिति की हम बात कर लें तो हमने पहला पॉइंट क्या बोला यहाँ से कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। पहला पॉइंट क्या है वर्तमान में? मौलिक अधिकार संशोधनीय है, अर्थात संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है? मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है? संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्तमान की कंडीशन क्या है? ये सब कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होंगी किस पर? मौलिक अधिकारों को लेकर, ठीक है। चलो बच्चों इतना क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे अब एक शब्द को हम समझेंगे विशेष बहुमत, ठीक है। अब ये स्पेशल मेजोरिटी चीज क्या है, ठीक है। तो जब विशेष बहुमत की मैं बात करूँ तो ये विशेष बहुमत 3 टाइप का होता है, लेकिन अभी मैं 3 टाइप को डिफाइन नहीं करूंगा। अभी केवल वही चीजें डिफाइन कर रहा हूँ मैं जिसके द्वारा संशोधन किया जाएगा मौलिक अधिकारों में। तो ये कौन से वाला बहुमत होगा? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? सेकंड टाइम का विशेष बहुमत है, और इसी को क्या बोलेंगे? विशेष बहुमत। और इसी के आधार पर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने देखा आज की कक्षा में अपना पहले मौलिक अधिकारों को लेकर बात की, मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या रही, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे, ठीक
कि देखा कि भारतीय संविधान में कहाँ से जोड़ा गया इसे। और इसके बाद फिर आर्टिकल 12 और 13 को लेकर हमने बात की, और जब 12 को 13 को लेकर हमने बात की तो यहाँ पे देखा कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है, क्या विधि द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। और जब विधि द्वारा परिवर्तन को लेकर बात आई तो हमने कुछ केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बात की। ठीक है, तो इस कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा अपनी, क्योंकि इससे आगे चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर ज़्यादा आगे बताऊंगा तो क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में आएगा। अब हम यहाँ पे इन क्लास को समाप्त करता हूँ। अभी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और क्या करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि इस प्रकार की वीडियो तुम्हें मिलती रहे, कंटिन्यू प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार सभी को।